गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपराध के कारकों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत देखे। उसमें हमने शास्त्रीय सिद्धांत की बात की, हमने प्रारूपवादी सिद्धांतों की बात की, हमने भौगोलिक सिद्धांत की बात की, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की बात की। हमने ये देखा कि कौन से सिद्धांतकार अपराध के लिए किन कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अपराध के कारक क्या हैं। अपराध किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप घटित नहीं होता, वरन अनेक कारकों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप घटित होता है। प्राकृतिक दशाएं, शारीरिक या मानसिक दोष, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां सम्मिलित रूप से अथवा पृथक रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो व्यक्ति अपराध करता है वह किन कारकों के वशीभूत होकर करता है, क्यों वह ऐसा कार्य कर रहा है। तो प्रथम हम देखेंगे शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में आपको याद हो तो हमने लोम्ब्रोसो का सिद्धांत देखा था कि लोम्ब्रोसो ने क्या कहा था कि शारीरिक विशेषताएं अपराधियों में ऐसी होती हैं कि हम उन्हें पहले से पहचान सकते हैं कि वो अपराध क्यों कर रहा है। हमने देखा था कि लोम्ब्रोसो इटली की सेना में डॉक्टर थे। उन्होंने वहाँ सैनिकों में तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि जो सैनिक उद्दंड थे और जो सैनिक उद्दंड नहीं थे, दोनों की शारीरिक विशेषताओं में ही अंतर था। तो हमने ये जो अपराध का ये जो सिद्धांत था, इसमें हमने देखा था प्रारूपवादी संप्रदाय में कि वो भौगोलिक कारक को उत्तरदायी मानकर या सामाजिक को नहीं मानकर शारीरिक विशेषताओं को मानते हैं। तो यहाँ भी हम शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। तो कुछ विद्वानों ने एंडोक्राइन ग्रंथियों के असंतुलित कार्य को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना। इसमें पहला हम देखेंगे पैतृकता। कई विद्वानों ने अपने अध्ययन में पाया कि अपराधी माता पिता की संतानें भी अपराधी थीं। गॉरिंग ने 1913 में 3000 अपराधियों का अध्ययन करके पाया कि माता पिता से दूर रहकर भी उनकी संतानों ने वही अपराध किया जो कि माता पिता ने किया था। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध और कुख्यात परिवारों का अध्ययन वंशानुक्रमण के आधार पर किया। विनशिप ने एडवर्ड परिवार का अध्ययन करके बताया कि कोई पूर्वज अपराधी नहीं थे। दूसरी है शारीरिक अयोग्यता। कुछ विद्वानों ने शारीरिक स्थिति को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना। राल्फ बाने ने यह बताया कि अपराध और शारीरिक क्रूरता के बीच संबंध है, क्योंकि इसमें उनमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है जिसकी क्षतिपूर्ति वे अपराध द्वारा करते हैं। साधारणतः माना जाता है कि छोटा कद, विकृत त्वचा, मुड़े हुए हाथ पांव, बड़े कान, कमज़ोर दृष्टि आदि से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं वे अपराध अधिक करते हैं। बीमारी। अधिक समय तक बीमार रहने से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन व निराशा उत्पन्न होती है, जो कि आगे चलकर अपराध के लिए उसे प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आयु। अपराध एवं आयु में सहसंबंध पाया जाता है। सामान्यतः 20 से 24 वर्ष की आयु में अपराध अधिक किए जाते हैं, बचपन एवं वृद्धावस्था में कम। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो विशिष्ट प्रकार के रसों का स्राव करती हैं। यदि यह स्राव आवश्यकता से कम या अधिक होता है तो इसका प्रभाव शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है। दूसरा हम देखेंगे मानसिक कारक। मानसिक कारक भी अपराध के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इनमें हम मंदबुद्धि और भावनात्मक अस्थिरता की बात करेंगे। कुछ व्यक्ति अत्यधिक भावुक होने पर शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं और व्याकुलता में आकर अपराध कर देते हैं। तो मानसिक कारकों में हमने देखा कि मंदबुद्धि और भावनात्मक अस्थिरता है। तीसरा हम देखेंगे पारिवारिक दशाएं, कि पारिवारिक दशाएं भी व्यक्ति को कई बार अपराध के लिए प्रेरित करती हैं। परिवार समाज की मौलिक इकाई और व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, पलता है और बड़ा होता है। परिवार ही बच्चे का समाजीकरण करता है, उस पर नियंत्रण रखता है, उसमें प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, त्याग, देशभक्ति आदि गुणों को जागृत करता है। परिवार समाज का केंद्रक एवं मानवता का पोषण करने वाली नर्सरी है। अतः परिवार के सदस्य एवं पर्यावरण ही यह तय करते हैं कि बच्चा अपराधी होगा या देश का योग्य नागरिक। इसमें हम देखेंगे पहला है असंतुलित परिवार। जब परिवार के सदस्य के कार्यों में कोई तालमेल एवं संतुलन ना हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। संतुलित परिवार संतुलित व्यक्तित्व को जन्म देते हैं, जबकि अगर परिवार में अशांति, तनाव, संघर्ष का माहौल होगा तो व्यक्ति अपराध के लिए प्रेरित होगा। दूसरा टूटे परिवार। टूटे परिवार भी अपराध को जन्म देते हैं। परिवार दो प्रकार से टूट सकते हैं, भौतिक रूप से और मानसिक रूप से। इसका जो प्रभाव है वो परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। तलाकशुदा व्यक्ति या पारिवारिक जीवन में दुखी व्यक्ति अपराध अधिक करते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण का अभाव। जिन परिवारों में माता पिता एवं संरक्षकों का परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण नहीं होता वहाँ पर अपराध अधिक होते हैं। अपराधी परिवार। जिन परिवारों में लोग अपराधी कार्यों से ही जीवन यापन करते हैं उनके सदस्य
आपराधिक कार्यों में ही लगे होते हैं। अनैतिक परिवार, जिन परिवारों में नैतिकता का महत्व नहीं दिया जाता उनमें भी अपराधी प्रवृत्ति हमें अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आर्थिक परिस्थितियाँ। अपराध और आर्थिक परिस्थितियों में घनिष्ठ संबंध है। भारत में अधिकांश अपराध आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही किए जाते हैं। तो इन आर्थिक परिस्थितियों में हम देखेंगे निर्धनता, गरीबी अपराध का सबसे बड़ा कारण है। गरीब होने पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह समाज के प्रति कटु भाव पैदा कर लेता और बदले की भावना से प्रेरित होकर अपराध करता है। ऑगबर्न, कॉल्डवेल, शाह एवं मैके के अध्ययन भी निर्धनता एवं अपराध में सहसंबंध प्रकट करते हैं। आर्थिक संकट, आर्थिक संकट के समय महंगाई बढ़ जाती है, उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं और लोगों के पास जीवन यापन के साधन नहीं रहते। ऐसी स्थिति में भी अपराध की दर में वृद्धि होती है। 1929 से 32 में विश्वव्यापी मंदी के कारण विभिन्न देशों में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। बेकारी, बेकार व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। उसके जीवन में निराशा घर करती जाती है, वह चिंतित रहने लगता है, उसका शरीर क्षीण होता है। तो ऐसी स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए वह व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होता है। व्यापार में उतार चढ़ाव और तेजी मंदी के चक्र भी अपराध में वृद्धि या कमी करते हैं। आर्थिक प्रतियोगिता के कारण भी हम देखते हैं अपराध में वृद्धि होती है। अकाल, बाढ़, भूचाल आदि कारक हैं जिनकी वजह से भी हमें अपराध में वृद्धि देखने को मिलती है। वर्तमान समय में जो आपको कोविड का इरा चल रहा है, जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में भी आप देखेंगे कि व्यक्तियों के रोजगार छिने हैं तो अपराध की दर में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मनोरंजन। वर्तमान में मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ है। समाचार पत्र सनसनीखेज खबरें छापते हैं। अश्लील, उत्तेजक और जासूसी उपन्यास की व्यक्ति के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा में अपराधी को कभी कभी आकर्षक बनाकर या प्रतिष्ठित बनाकर दिखाया जाता है तो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाती है। तो ऐसे मनोरंजन के साधनों से भी कभी कभी समाज में अपराध बढ़ते हैं। युद्ध, युद्ध के कारण कई परिवार नष्ट होते हैं, बच्चे एवं स्त्रियां अनाथ होते हैं। परिवार में नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं बचता तो अपराध की संख्या में बढ़ोतरी होती है। औद्योगिकीकरण ने भी हम देखते हैं कि अपराध को बढ़ावा दिया। औद्योगिकीकरण के कारण लोग अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आ गए। शहरों में औद्योगिकीकरण के कारण आप देखते हैं कि मजदूरों और मिल मालिकों में संघर्ष बढ़ा। तोड़फोड़, घेराव, तालाबंदी जैसे सामूहिक अपराध बढ़ते हैं। नगरीकरण, समाचार पत्र, धर्म, गतिशीलता, राजनीतिक संस्थाएं आदि ऐसे कारक हैं जो कि अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो आज हमने ये देखा कि अपराध क्या है, अपराध के कौन से कारक हैं जो अपराध को बढ़ाते हैं। तो अपराध को रोकथाम करने के लिए हम क्या सुझाव देंगे। तो प्रथम हमने देखा कि पूर्व बाल अपराधियों की खोज की जानी चाहिए, कि हमें अपराध को जन्म देने से पहले ही उसे ख़त्म कर देना चाहिए। उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए अपराधियों को जेल में, इस प्रकार का मार्गदर्शन मिले कि वे अपराध जेल से निकलने के बाद अपराध नहीं करें। उन्हें जेल में ऐसी आजीविका के साधन सिखाए जाने चाहिए, ऐसी आजीविका के तरीके सिखाए जाने चाहिए जिससे कि वो जेल से बाहर आकर अपनी आजीविका कमाने का स्वयं प्रयास करें। समितियों का निर्माण, ऐसे सामुदायिक एवं पड़ोस समितियों का निर्माण करना चाहिए जो समुदाय की उन परिस्थितियों का पता लगाएं जो कि अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। परिवार का पुनर्गठन, अपराधी व्यक्ति विघटित एवं टूटे परिवारों से आते हैं, अतः ऐसे उपाय अपनाए जाने चाहिए जिससे परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहयोग की भावना बढ़े एवं परिवार में तनाव, संघर्ष खत्म हो। स्वस्थ मनोरंजन के व्यक्ति के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि हम मनोरंजन के साधनों में ऐसे तरीके नहीं सिखाए जाने चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर हो। स्वस्थ निवास, गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ युक्त मकान भी अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, अतः सरकार को पर्याप्त मात्रा में नियोजित बस्तियों का निर्माण करना चाहिए। स्कूल के वातावरण में भी, शिक्षण संस्थाओं में भी मानवता पनपती है तो व्यक्ति में नैतिकता और मानवता के गुणों का विकास करना चाहिए। जेल की दशाएं सुधारनी चाहिए। दंड का निर्धारण अपराध की परिस्थितियों को देखकर करना चाहिए। जनमत में परिवर्तन कर ऐसी प्रवृत्तियों का बहिष्कार किया जाए समाज विरोधी कार्यों को जन्म देती हैं। जेल में अपराधियों को काम दिया जाए और उससे प्राप्त धन में से आधा भाग उनके परिवार वालों को दिया जाए ताकि उनके आश्रितों का भरण पोषण होता रहे।
न्याय न केवल सस्ता हो बल्कि साथ ही उसे शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। अपराधी जनजातियों के सुधार के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाने चाहिए। समाज में व्याप्त बेकारी एवं गरीबी की समस्या का शीघ्र उन्मूलन किया जाए, क्योंकि निर्धनता ही प्रमुख अपराधों की जड़ है। तो आज हमने हमारा सामाजिक समस्याओं में अपराध की समस्या को देखा। तो इसमें आपके वन वर्ड के या वन लाइन के क्वेश्चन भी बनते हैं, जो आपका क्वेश्चन का ए पार्ट होता है उसमें। तो उसमें आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अपराध का जन्मजात सिद्धांत किसने दिया, या शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है, या लोम्ब्रोसो ने कौन सा सिद्धांत दिया, या आपका पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऐसे आपसे वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जब आप अध्ययन करें तो आप इस तरीके से अध्ययन करें कि आप वन वर्ड वाले आंसर्स को भी साथ के साथ प्रिपेयर करते हुए चलें। धन्यवाद।